गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपातकालीन उपबंध के बारे में, है ना। चलिए, तो जो सबसे पहली बात है वो हम जानते हैं संवैधानिक उपबंध के बारे में कि आपातकालीन उपबंध जो है ये संविधान में कहाँ और कैसे लिखे गए हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है वर्णित है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में संघात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है, तो वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। ठीक। और तीसरी बात यह है कि आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये सवाल पूछा गया है कि आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, लेकिन जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कि मतलब जब आपातकाल लगे उस समय हमारे मूल अधिकारियों की स्थिति कैसी होगी, कौन कौन से मूल अधिकार हमारे पास रहेंगे और कौन कौन से हटा दिए जाएंगे, इसका ये जो है जर्मनी के का जो वाइमर संविधान है वहाँ से लिया गया है। ठीक। और चौथी बात फिर देखो वही लिखी है कि उपबंध के अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय स्वरूप से एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। ठीक, ये बात हुई। नेक्स्ट आपका है आपात उपबंधों का वर्गीकरण। तो आप इसको जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला है वो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णित है। और दूसरी बात है राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356, और इसे दो अन्य नामों से भी जानते हैं। एक नाम इसका है कि राज्य आपातकाल और दूसरा नाम है संवैधानिक आपातकाल। ठीक। लेकिन संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। और जो तीसरा है उसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय आपातकाल, और इसका अनुच्छेद कौन सा, 360। तो 352, जब आप 52 में 4 जोड़ोगे तो आएगा 356। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, उसके बाद 4 जोड़े तो 356, तो राष्ट्रपति शासन 356, और फिर आप 56 में 4 जोड़ोगे तो 360, तो वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद भी कर सकते हैं। चलिए, अब आगे थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को, है ना, अनुच्छेद 352 को। तो देखिए जो पहला इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जैसे हमारे देश भारत का अगर किसी के साथ युद्ध चल रहा हो, या कोई अन्य देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे, या भारत के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी अगर कंडीशन आती है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है। और दूसरी बात देखो लिखा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है यदि वह समझे कि इसमें खतरे की संभावना है। ठीक है, तो मतलब अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा या ऐसा होने की संभावना है, तभी जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक। और तीसरी बात है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया। इस बात को थोड़ा जानते रहेगा क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया है। और चौथी बात यह है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके फिर क्या रखा गया, सशस्त्र विद्रोह बना रखा गया। ठीक, ये तो हुई बात राष्ट्रीय आपातकाल की। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानते हैं, तो देखते हैं इसके उद्घोषणा की प्रक्रिया एवं उसकी अवधि कैसी होगी। चलो, तो पहला इसमें पॉइंट है कि अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे ना भेज दे। ठीक है, और यह जो है प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है ना। मतलब राष्ट्रपति जो है अपने मन से ये काम नहीं कर सकता है तब तक जब तक कि उसको संघ द्वारा लिखित रूप से कोई प्रस्ताव ना भेज दिया जाए।
और दूसरी बात है कि यह संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है उसके 1 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसको अनुमोदित करवा लेना आवश्यक है। ठीक। और तीसरी बात है कि यदि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और यह उपबंध भी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है। और एक खास बात, चौथी बात, ये चूंकि जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि यह जो विशेष बहुमत द्वारा पारित होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इतनी बात हो गई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उद्घोषणा की समाप्ति। उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी? तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति कभी भी ऐसी उद्घोषणा वापस ले सकता है। और दूसरा पॉइंट है कि समाप्ति की उद्घोषणा के लिए इसे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि लोकसभा अगर चाहे तो वह साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके घोषणा को वापस ले सकती है। ठीक। अब इसको हम आगे जो एक चार्ट के माध्यम से और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए। और नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या हैं। तो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा? तो जो सबसे पहला प्रभाव है वो पड़ेगा केंद्र राज्य संबंधों पर। और दूसरा है लोकसभा व राज्यसभा के विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा इसका है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। तो मौलिक अधिकारों में कौन कौन सा पे नहीं पड़ेगा और किस पर पड़ेगा इसको अभी हम आगे देखते हैं। तो चलिए, इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है कि अभी तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणाएं, अभी तक कितनी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणाएं की जा चुकी हैं। तो यहाँ पर देखो साफ शब्दों में लिखा है और कि अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणाएं की जा चुकी हैं। पहला कब हुआ था? अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक, जब चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण, है ना। और दूसरा है दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक, जब पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ दिया गया था। और तीसरी बात है कि जून 1975 से मार्च 1977 तक, जब देश में आंतरिक अशांति थी उस समय। और एक नोट पॉइंट यहाँ भी है, तो इसको देख लीजिए कि प्रथम 2 उद्घोषणाएं बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी जो आंतरिक उपद्रव के आधार पर की गई थी। ठीक, चलिए। नेक्स्ट आपका है एक राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित सरकारी आयोग की सिफारिशें, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोग जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। अब 356 जो हमारा होता है राष्ट्रपति शासन, उससे संबंधित एक सरकारी आयोग थी। पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे देखिए चार्ट के माध्यम से हम फिर जो है राष्ट्रीय आपातकाल को और राष्ट्रपति शासन को और वित्तीय आपातकाल को फिर एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन को, अनुच्छेद 356 को, है ना। 1983 में न्यायमूर्ति आर्य सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग द्वारा अनुच्छेद 356 में वर्णित राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग से देश के संघात्मक ढांचे की सुरक्षा के लिए निम्न सुझाव दिए गए थे। ठीक है। 1983 में एक आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष होते हैं आर्य सरकारिया साहब। ठीक है। इन्होंने राष्ट्रपति शासन के लिए कुछ अपने सुझाव दिए थे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, ये सवाल ये भी आता है कि सरकारिया आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 से। ठीक, चलिए। जो पहला इन्होंने सुझाव दिया उसमें ये बताया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी किया जाए जब राज्य के पास अन्य विकल्प ना बचे हों। ठीक है। मतलब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाए जब उसके पास कोई अन्य विकल्प ना बचा हो। ठीक, चलिए। दूसरी बात है कि इस अनुच्छेद के तहत कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि इससे पूर्व राज्य को चेतावनी ना दे दी गई हो। मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उस राज्य में जब तक उनको पहले से सूचना ना दे दी जाए तब तक उस पर लगाना नहीं चाहिए, है ना। और तीसरी बात है कि अगर बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के कारण राज्य प्रशासनिक कार्य करने में असमर्थ हो गया है और उसके कारण राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता की ओर बढ़ रहा हो, तो केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत अपने दायित्वों को निभाने का पूरा प्रयास
करना चाहिए। सीधे अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये कि जहाँ तक संभव हो सके तहाँ तक जो है राष्ट्रपति शासन लगाने से बचना चाहिए, ठीक है। और जो उनके दायित्व हैं उसको निभाते रहें, ठीक। चौथी बात ये है कि विधानसभा को तभी विघटित किया जाना चाहिए जब संसद के दोनों सदनों ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर विचार कर अपनी सहमति जता दी हो, ठीक है। देखिए यहाँ से एक सवाल आता है कि विधानसभा विघटित होती है कि नहीं होती है राष्ट्रपति शासन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सवाल लिखा है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है कि विधानसभा को तभी विघटित किया जाना चाहिए जब संसद के दोनों सदनों ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर विचार कर अपनी सहमति जता दी हो। मतलब जब दोनों सदन ये चाहते हो कि हाँ इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए, तभी जो है उसको विघटित किया जाना चाहिए, ठीक, उसके पहले नहीं। और पांचवी बात है कि ऐसी उद्घोषणा के आधार को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग ना हो, ठीक है। मतलब किस नाते लगाया जा रहा है, कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसके नाते उस राज्य में 356 लगाया जा रहा है, ठीक है, अनुच्छेद 356 लगाया जा रहा है, तो उसको जो स्पष्ट किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और छठा पॉइंट है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाना चाहिए। वैसे तो नियम है कि राष्ट्रपति की रिपोर्ट रहे चाहे ना रहे तब भी लग सकता है, मगर इनका जो कहने का मतलब था सरकारी साहब का, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी किया जाए जब राज्यपाल की रिपोर्ट आ जाए, है ना, ये बात हुई। अब इन तीनों आपातकालों को हम जो है संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। पहले हम इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में, और जब इसको पूरा पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल के बारे में, ठीक। चलिए, तो पहला ये है कि आधार में सबसे पहला अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। अभी तक आपने जो ऊपर बातें पढ़ी हैं वही बात यहाँ पर है, लेकिन जो है थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे दिया गया है। देख लीजिए, अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी एक हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा। दूसरी बात यह है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश, ये देखो मंत्रिमंडल की सिफारिश, इसमें लिखा कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक। अब देखो यहाँ से सवाल बनता है कि इसकी अवधि कितनी होगी। तो जब पहली बार लगाया जाएगा तो पहली बार लगाया जाएगा 30 दिन या फिर 1 महीने के लिए। उसके बाद जब दोबारा लगाया जाएगा तो दोबारा जो है 6 माह के लिए लगाया जाता है, और इसी प्रकार से जो अनिश्चित काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जब संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिल जाए तब जो है हर बार 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। और ये कब तक हो सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको जब तक समस्या रहेगी तब तक लगाया जा सकता है। चौथी बात है अनुमोदन की। तो अनुमोदन के लिए देखिए विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत से जब ये पारित होगा संसद में तभी जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। और इन सब के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा साधारण बहुमत राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के लिए, ठीक। तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जो अनुमोदन होगा वो विशेष बहुमत द्वारा होगा, है ना। चलिए, अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो जो सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ेगा वो पड़ेगा मौलिक अधिकार इसमें क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 है उसको छोड़ करके। दूसरा है उसका प्रभाव पड़ेगा वित्त पर, ठीक। उसके बाद विधानमंडल पर उसका प्रभाव पड़ेगा, इसका कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ सकता है या घट सकता है ना। कार्यपालिका पर इसका प्रभाव पड़ेगा, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकालों पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इसकी समाप्ति कैसे हो सकती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ तो उसकी समाप्ति कैसे होगी। इसकी समाप्ति के लिए देखिए 2 तरीके हैं कि राष्ट्रपति कभी भी संसदीय अनुमोदन के बगैर भी एक दूसरी उद्घोषणा के द्वारा इसकी समाप्ति कर सकता है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा अगर चाहे तो वह साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इस घोषणा को वापस ले सकती है, ठीक। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणाएं की जा चुकी हैं, ठीक है। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं 1962 में, 1971 में और 1975 में, ठीक। ये तो बात हो गई आपके राष्ट्रीय आपातकाल की।
अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, है ना, अनुच्छेद 356 की। तो इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो 356 है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट द्वारा अथवा रिपोर्ट के बिना, मतलब राष्ट्रपति शासन जो है इसके लिए अनुच्छेद 356 है ना। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के प्रतिवेदन या रिपोर्ट, है ना, के द्वारा भी लगाया जा सकता है, अदरवाइज इनके रिपोर्ट के अलावा भी लगाया जा सकता है, ठीक। दूसरी बात है कि अनुच्छेद 365 सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन न करने की स्थिति में भी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि मंत्रिमंडल की जो सिफारिश है, इसमें मंत्रिमंडल की सलाह पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अवधि की बात अगर हम करें तो पहली बार में 2 माह अथवा 60 दिन के लिए लगाया जाता है। और यहीं पे एक नोट पॉइंट हमने लिख दिया और ये सवाल पूछा भी गया है कि यह अवधि संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम अवधि भी है, ठीक। और तीसरी बात है कि यदि 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देते हैं तो यह घोषणा 6 माह के लिए बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया जा सकता है ना। और चौथी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कि राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है और अधिकतम जो है 3 वर्ष की अवधि तक चलता है, ठीक। मतलब जो है ये 6 माह तक चलता है ना। और जो अधिकतम जो इसकी ड्यूरेशन है वो कितनी है, 3 साल तक की, है ना। और रही बात अनुमोदन की, तो ये जो साधारण बहुमत के आधार पर ही जो है लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका कि प्रभाव, तो मौलिक अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो वैसे ही बने रहेंगे राष्ट्रपति शासन के दौरान भी, है ना। दूसरी बात यह है कि इस दौरान राज्य में प्रशासनिक तंत्र पर राष्ट्रपति और उसके प्रतिनिधि का नियंत्रण रहेगा, है ना। अब जो है जो अभी तक मुख्यमंत्री का शासन चलता था वो अब बंद हो जाएगा, अब किसका शासन होगा, राष्ट्रपति का, है ना। और तीसरी बात कि राज्य की विधानसभा निलंबित हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि निलंबित कर ही दी जाए, ठीक है, लेकिन हो सकती है। और संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है ना, अथवा राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश ला सकता है। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है ना। राज्य की विधानसभा भी निलंबित हो सकती है और अगर संसद चाहे तो राज्य सूची के विषय पर कानून भी बना सकती है अथवा राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश ला सकती है, ठीक। अभी देखेंगे हम यहाँ से सवाल बने हुए हैं, ठीक। अब इसको हम आगे जब प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो वहाँ पे ये सब बातें मिलेंगी। चौथी बात थोड़ा सा अपवाद है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। अपवाद वाली बात कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की किसी भी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता। राष्ट्रपति बेशक वो अध्यादेश ला सकता है और भी कानून बना सकता है, लेकिन वो उसके हाथ में इतनी पावर नहीं आ जाएगी कि वो उच्च न्यायालय की शक्ति को अपने हाथ में ले ले, है ना। और दूसरी बात है कि राष्ट्रपति संविधान के किसी ऐसे अनुच्छेद का पूर्णतः या अंशतः निलंबन नहीं कर सकता जिसका संबंध राज्यों के उच्च न्यायालयों से है, ठीक। इतना राष्ट्रपति नहीं कर सकता, है ना। बाकी जो काम है वो कर सकता है। और रही बात समाप्ति की, तो समाप्ति के लिए है कि संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है, ठीक। चलो, और नोट पॉइंट है कि अभी तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग 100 से अधिक बार किया जा चुका है ना। ये कुछ बातें रही हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना वित्तीय आपातकाल, है ना। तो अनुच्छेद की जब बात करेंगे तो अनुच्छेद 360 वित्तीय साख वित्तीय स्थिरता के खतरे पर लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर कभी वित्तीय स्थिरता की पर खतरा आने की संभावना होती है तब जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और इसके लिए जो है मंत्रिमंडल की जो सिफारिश होगी वो कैसी होगी, वो लिखित नहीं होगी, ठीक, मंत्रिमंडल की सलाह पर, है ना। तीसरी बात इसकी अवधि कितनी होगी, तो पहली बार में 2 महीना अथवा 60 दिन और उसके बाद जो है अनिश्चित काल तक, क्योंकि संविधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है ना। इसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। और अनुमोदन की बात है तो वह भी जो है साधारण बहुमत द्वारा। और प्रभाव की जब हम बात करेंगे तो उसमें कहेंगे कि मौलिक अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वित्तीय आपातकाल का जो है मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है कि संघ, प्रांत या अन्य सरकारी कर्मचारी का वेतन कम किया जा सकता है
इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं। यहाँ से एक सवाल जो है यूपीएससी में पूछा गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि उसमें जो है उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़ करके, तो वो बात गलत हो जाएगी। मतलब देखिए, जब वेतन कम करने की बात आएगी तो सबका कम होगा, चाहे वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो। ठीक, ये बात। और सातवीं छठी बात है समाप्ति की। तो समाप्ति के लिए ये है कि संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। ठीक, चलिए। और एक नोट पॉइंट है कि अभी तक जो कभी भी राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया है ना। ये कुछ बातें जो है आपने 3 बातें अभी तक जानी, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में और वित्तीय आपातकाल के बारे में। ठीक, चलिए, हम जब प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो वहाँ पे और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम बातें यहाँ पे हो गई हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन्हीं सब बातों से आप जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस को या आरओ में हो, आप सारे सवाल यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है दो विशेष कथन है, उसको जान लेते हैं। पहला ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी है। ये सवाल भी पूछा गया है ना। और एक और है कि के.एम. नाम्बियार, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ये बात इन्होंने कही थी कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है। ये किसने कहा था? के.एम. नाम्बियार ने कहा था। यह भी जो है सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट आपका है कुछ विशेष तथ्य भी इसके साथ हैं, उसको भी आप जान लीजिए। कि पहला है कि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषित राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि अनुच्छेद 365 सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने में असमर्थता, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ठीक है, अगर कोई राज्य ऐसा है जो केंद्र सरकार की बातों को नहीं मानता या उसमें अपनी असमर्थता दिखाता है, तब भी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में है अनुच्छेद 359, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन मतलब लागू करवाने के लिए किसी भी अदालत को स्थानांतरित करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। अर्थात अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब आपात स्थिति में भी जो है अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। और चौथी बात ये है, यह भी एक बार पूछा गया एग्जाम में है, चौथी बात कि मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि संविधान का पार्ट है तो वहाँ पे दी जा सकती है। ठीक, और पांचवी बात है कि अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। ये किसका काम है? अनुच्छेद 355। ये देखिए पूछा गया है यूपीएससी CISF में 2019 में। और छठी बात है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक है। ठीक है, यह जो उत्तर प्रदेश से 2016 में पूछा गया है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है अब हमारा यह चैप्टर आपातकालीन उपबंध पूर्ण होता है। ठीक, अब सिर्फ एक बात बचती है, और वो क्या बचती है? पिछले 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना। और इसी के साथ एक जानकारी आपको दे रहे हैं कि मेधांश IAS में उत्तर प्रदेश PCS के लिए सामान्य अध्ययन और CSET का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाती है। और यह बैच हमारा 2 जुलाई से चल रहा है। ठीक है, और रही बात फीस की, तो फीस में 50% की छूट है। और इस 50% छूट के अतिरिक्त भी जो है अगर आप छूट चाहते हैं तो G-1000 का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी छूट और भी कम हो जाएगी। और किसी भी क्वेरी के लिए ये जो नीचे 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, 83 18 18 71 62 और 72 75 15 15 54। इन 2 नंबरों पे आप कभी भी जो है फ़ोन करके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।